हेलो एवरीवन। आपको पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ओएमएसएम, इसमें टू पार्ट्स है। देयर आर टू पार्ट्स। पहला पार्ट ओएम ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो 70 मार्क्स का है, और दूसरा पार्ट एक और पार्ट है, भूल मत जाना इसको, एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो 30 मार्क्स का है। कम है, 30 मार्क्स ही है खाली, आउट ऑफ 100 30%, बट है तो सही, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो इसलिए हम लोग आज एसएम का जो पोर्शन है 30 मार्क्स वाला, वो शुरू करने वाले हैं। अब कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके दिमाग में भी आएगा इनमें से कोई क्वेश्चन, तो एक बार उसको हम लोग एड्रेस कर लेते हैं। फिर चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, उसमें मूव करेंगे। जो चैप्टर 8 होगा बुक में, क्योंकि फर्स्ट 7 ओएम का है, 8, 9, 10 एसएम है, 3 चैप्टर एसएम है। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसको पढ़ना कैसे है। पहला क्वेश्चन तो इनफैक्ट ये होता है, ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। तो ये फुल थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें कुछ नंबर्स नहीं देखने को मिलेगा जैसे ओएम में देखने मिला था। तो पर ऐसा नहीं है कि ये बोरिंग है। यूजुअल नोशन जो होता है, यूजुअल जो हम लोग रिलेट करते हैं, थ्योरी मतलब बोरिंग, पर एसएम क्या है, वो बहुत रियल लाइफ थ्योरी है। आपको देखने मिलेगा, हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जो अलग अलग कंपनीज फॉलो करती हैं, जो एक्चुअल में आपको लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ ये एक्चुअल में यूज होता है। तो इसलिए ये बहुत बोरिंग वैसा कुछ नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। थ्योरी है तो थोड़ा सा वैसा दिमाग में रहता है, पर इसके लिए ऐसा कुछ भी बात नहीं होगा। दूसरा, इसको पढ़ना कैसे है। सेकेंड क्वेश्चन, इसको पढ़ना कैसे है। अब थ्योरी है तो इसमें एक नोशन और आता है कि ये रटना पड़ेगा। स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा रहता है कि थ्योरी मतलब रटना, पर ऐसा नहीं है। 800 मार्क्स आपको पढ़ना है, सिर्फ ये तो नहीं पढ़ना, 800 मार्क्स पढ़ना है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कवर पूरा करना है, फुल कवरेज के साथ एग्जाम में जाना है, कोई सब्जेक्ट को तो आप छोड़ोगे नहीं। तो इसीलिए बर्डन हम लोग कम करेंगे, जहां पे भी बर्डन कम होगा वहां कम करेंगे। तो एसएम का नो लर्निंग, एसएम में कुछ लर्न करने का जरूरत नहीं है। ये थ्योरी है, माना थ्योरी है, 30 मार्क्स के बहुत छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं बुक में। अभी हम लोग बुक में एक बार बुक को ग्लांस करेंगे तो वो 100 पेजेस की बुक है, ज्यादा बड़ा भी कुछ नहीं है, ओनली 30 मार्क्स। अब थ्योरी है पर इसमें लर्निंग नहीं करना है, राइट। जैसे दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट जो हम लोग अगर देखें, लॉ, ऑडिट, उसमें क्या होता है, उसमें टेक्निकल लैंग्वेज है। लॉ का लैंग्वेज तो आप कुछ और नहीं लिख सकते, अगर लॉ में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन आपको लिखना होगा। एंड ऑडिट में ऑडिट लैंग्वेज एक है, दैट इज ऑल्सो टेक्निकल लैंग्वेज, उसमें आपको काफी हद तक वो लैंग्वेज लिखना पड़ता है। पर द गुड पार्ट अबाउट एसएम इज ये प्लेन सिंपल इंग्लिश है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। हाँ, अगर आप बुक पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कोई भी टेक्स्ट बुक, इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ लो, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, उसमें आपको देखने मिलेगा कि ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, समझने में। तो उसका भी एक हैक है, एक ऑल्टरनेटिव बाईपास है ये, कि जब हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक समरी नोट्स बनाते चलेंगे साथ में, जो क्या चीज पे फोकस करेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेगा। अल्टीमेटली अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर अगर आपका पेपर चेक कर रहा है, 100 मार्क्स चेक करने में उसके पास 5 से 10 मिनट है मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो आपका पेपर में टाइम नहीं देने वाला है। तो कहानी कोई नहीं पढ़ता, तो आप बुक से कितना ही पढ़ के लिख दो, कोई कुछ मैटर नहीं करने वाला है। पॉइंट क्या है, एकदम अगर हम लोग टू द पॉइंट बात करें तो यह कि बुक में जो पॉइंट्स है ना, बस वो पॉइंट्स फोकस करना है। तो वो पॉइंट्स को समझते हुए, फोकस करते हुए, वो हम लोग समरी नोट्स में बना लेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बुक है ही, वो आपको बस रीड करना है। अगेन लर्न कुछ नहीं करना। हम लोग जब नोट्स भी बनाएंगे तो पूरा समझते हुए बनाएंगे, जिससे आपको डिफिकल्ट नहीं लगे लर्न करने में। वो आप पढ़ोगे, एक बार जोर से बोल बोल के पढ़ोगे तो ऐसे ही वो याद हो जाएगा। इसलिए इसका जो बर्डन है ना कि थ्योरी मतलब लर्निंग, वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, उसको साइड रख दो, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, वो आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए छोड़ दो। तो इसमें बहुत लाइट नोट पे पढ़ना है,
पॉइंट्स है, दिमाग में रखना है, बस उतना सही चीज है, लर्न कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो दो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस ये थी, सॉल्व हो गई। हम लोग पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, पर एक बार बुक में भी आ जाते हैं, देखते तो है बुक कैसा है। तो आपको पता होगा एसएम का जो पोर्शन है उसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और थर्ड फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। अगर आप देखोगे ये शुरू होता है पेज, अगर हम वैसे बात करें, ये पेज 190 से शुरू होता है, ठीक है, 190 से शुरू होता है, एंड अगर आप लास्ट में भी जाओगे तो 273 पे खत्म भी हो जाता है। 273 पे तो क्वेश्चंस शुरू हो गए, मतलब दिस इज नॉट इवन 100 पेजेस। सो इसीलिए इसको बर्डन नहीं लेना है, 80-82 पेजेस ही है खाली, एकदम बहुत इजी फ्लोइंग होगा, मजा आएगा पढ़ने में। बस रीड करेंगे एंड थोड़ा समरी नोट्स बना लेंगे, कंफर्ट फैक्टर रहेगा। इस तरह से ये सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाएगा। क्लियर है? तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कंटेंट में चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 जो है वो इंपॉर्टेंट भी है एंड बड़े चैप्टर्स भी है, बट इसमें हम लोग स्किप नहीं कर सकते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि चैप्टर 9 पहले पढ़ा हुआ एंड चैप्टर 8 हम लोग बाद में पढ़े, क्योंकि एक सीक्वेंस ऑर्डर में बड़ा स्ट्रैटेजिकली चैप्टर्स बनाया हुआ है। चैप्टर 8 पहले पढ़ना है हम लोग को, फिर 9, फिर 10, हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, तभी आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग रहेगा इसका। ठीक है, अब अगर आप इसका बुक देखो तो इसमें ये लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो हम लोग इसी को एक सिंप्लीफाइड वे में पॉइंट फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे, तो याद भी रहेगा पूरा। एंड अगर ऑब्वियसली अगर उसमें आपको डिटेल कुछ पढ़ना हो तो बुक है ही हमेशा, तो बुक तो कहीं जाएगा नहीं, राइट। अब वापस, तो ये था बैकग्राउंड, किस तरह से पढ़ना है, बुक में क्या पढ़ना है, वो हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर 8, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसएम, छोटा सा सिंपल सा चैप्टर, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर का भी नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ये सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, दिमाग में आ रहा होगा। बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, किसी के दिमाग में आएगा गोल, स्ट्रैटेजी का मतलब गोल, किसी के दिमाग में आएगा स्ट्रैटेजी का मतलब ऑब्जेक्टिव, किसी के दिमाग में आएगा स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग। बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स एंड शब्द आपके दिमाग में आएंगे, बट एक फन एलिमेंट छोटा सा इधर पे, द इकोनॉमिस्ट का एक कोट था, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी किसी को नहीं पता क्या होता है। ये देखो, उसने कोट किया था 1993 में, नोबडी रियली नोज व्हाट स्ट्रैटेजी इज, किसी को पता ही नहीं है क्या है स्ट्रैटेजी, ऐसा द इकोनॉमिस्ट बोला था, ठीक है। ये जस्ट एक फन एलिमेंट था, इसमें लर्न कुछ नहीं करने का है। तो अब अगर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है एग्जाम में ये नहीं लिख के आना नोबडी नोज व्हाट स्ट्रैटेजी इज, वो एक था कोट, हो गया वो। तो अभी ये एग्जाम्पल आपको देखा देखा लग रहा होगा, एलपीपी में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, स्टूडेंट की दुनिया, जो आप अपने से रिलेट करने वाले, वापस से यहां पे आपको रिलेट करना है अपने आप से। तो आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, इंटरमीडिएट की एग्जाम दोगे, इसीलिए देखो ऐसा इंटरमीडिएट अलग कलर में एंड वो अंडरलाइंड है। तो ये आपका स्टेज है, राइट, ये जो पूरा साइकिल है या ये पूरा टाइमलाइन है, इसमें आपका स्टेज है ये, इसमें यू लिख देते हैं, करेक्ट। आप यहां पे हो, इंटरमीडिएट देने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा इसको शुरू में लिखते हैं, यहां पे जो इंटरमीडिएट का शुरू में वो देना है ना एग्जाम, राइट। पर अगर हम लोग देखें इसमें गोल क्या है, गोल है या ऑब्जेक्टिव है, सीएमए बनना है। अभी आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, फाउंडेशन भी अगर दे के आए हैं, इंटर भी देंगे, फाइनल भी देंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करेंगे, वो सब किस लिए करना है हम लोग को, किस लिए हम लोग करेंगे ये सब चीजें जो है,
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो सीएमए का जो डिग्री है वो मिले, हम लोग को सीएमए बनना है, एंड उसके बाद का भी कोर्स ऑफ एक्शन है, जॉब चाहिए, प्लेसमेंट्स लेना है, वो अलग। पर डिग्री लेने के लिए ये सब जरूरी है करना, इसीलिए करना है, राइट। अगर कोई आपको बोल दे कि लेट से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मत करो और डिग्री मिल जाएगा, कोई अगर बोल दे ऐसा, तो आप करोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? मतलब ठीक है, कुछ लोग हो सकता है करें नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए, पर काफी लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर ऑब्टेनिंग द डिग्री, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, ये जो सीएमए है, सीएमए बनना है, ये क्या है? दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, ये गोल है, करेक्ट। तो ये जो है दिस इज आर ऑब्जेक्टिव, इसको हम बोलते हैं गोल, करेक्ट। अब वो गोल अचीव करने के लिए, ये जो गोल है ये लंबा गोल है, 5 साल का गोल है, 3 साल का गोल है, अलग अलग जैसा भी हो सकता है। इस केस में, आपके केस में 3 to 4 इयर्स का गोल होगा। तो वो अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे बेस्ट हर एक लेवल को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, ताकि हम लोग ये गोल, सीएमए बनना जो गोल है, उसको अचीव कर सके, करेक्ट। समझ आ रहा होगा एकदम। जैसे अभी आप इंटर में हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम्स देने वाले हैं, तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट तो क्या, एक ब्रॉड प्लान बना के चलते होंगे कि हाँ इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। डे टू डे प्लान नहीं रहेगा, वो बहुत छोटा हो गया, पर एक ब्रॉड प्लान तो रहेगा ना कि इस तरह से पढ़ना है, इतना टाइम में सिलेबस खत्म करना है, राइट। तो वो किस लिए है? वो एक गोल को पाने के लिए है। अल्टीमेट गोल क्या है? सीएमए बनना। उसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग लेवल्स में। तो वो क्या है? पहला लेवल फाउंडेशन, जो आपने कर लिया, इसलिए देखो नेक्स्ट जंप दिख रहा है। तो अब आप इंटर में हैं, राइट। तो जब ये हो जाएगा फिर आएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जब ये हो जाएगा फिर आएगा फाइनल, जब वो हो जाएगा फिर आप बन गए सीएमए। क्लियर? सुन के अच्छा लगा होगा। अब तो सीएमए का एक अल्टीमेट गोल है जो हम लोग को अचीव करना है। वो अचीव करने के लिए ये लेवल्स है जो एक एक करके क्लियर करना है, एक एक करके क्रॉस करना है। तो इसको अगर हम एक तरह से बोले, दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन। गोल है सीएमए बनना, और जो एकदम हर लेवल का जो प्लान होगा, आप प्लान करते करते हर एक लेवल क्लियर करोगे। वो प्लान क्या है? वो प्लान आपने किस लिए बनाया होगा? ताकि वो गोल अचीव हो सके, ताकि आप सीएमए बन सके। ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं होगा तो आपका गोल अचीव नहीं होगा, बट सिस्टमैटिक नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सिलेबस कब खत्म हो रहा है, कुछ ट्रैक नहीं रहेगा, राइट। तो प्लान किस लिए रहता है? ताकि एक सिस्टमैटिक वे में, एक अप्रोच्ड मैनर में हम लोग वो गोल को अचीव कर सकें, राइट। तो स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है बट यही है, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटेजी। ये यहां पे शायद दिख नहीं रहा। अभी कुछ नहीं लिखना है, जब लिखना होगा हम लोग साथ साथ लिखेंगे, अभी सिर्फ सुनना है और समझना है। तो ये जो प्लान ऑफ एक्शन रहा, जो आपको कैरी आउट करना है टू इंश्योर दैट यू बिकम अ सीएमए, वो होता है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी जो वर्ड है ना, ये इसको बहुत सिंपल रखना है, कुछ नहीं है, ये एक प्लान है, ये गोल नहीं है। बहुत बार इसको गोल समझ के कंफ्यूज कर दिया जाता है। स्ट्रैटेजी मतलब गोल, सीएमए बनना इज योर गोल, सीएमए कैसे बनना है इज योर स्ट्रैटेजी, फर्क है। समझ आ रहा होगा? तो स्ट्रैटेजी ना ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, स्ट्रैटेजी हर जगह यूज होता है। आपके चारों तरफ आपको दिखेगा स्ट्रैटेजी मेकिंग है, कहीं छोटे लेवल पर है, कहीं बहुत बड़े लेवल, प्रोफेशनल लेवल पर है, फॉर्मल लेवल पर है। तो ये जो आप कर रहे हैं,
राइट। जो मैं और आप हम लोग मिलके जो करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि 6 महीना में अगर एग्जाम है तो कैसे अप्रोच करना है, सिलेबस कब खत्म करना है, रिवीजन कब चालू होगा, रिवीजन कब खत्म होगा, राइट। एग्जाम का जो पीरियड रहेगा उसको कैसे टैकल करना है। और किसी का अगर 3 महीना बचा एक ग्रुप के लिए तो उसका स्ट्रैटेजी अलग, 2 ग्रुप के लिए अलग स्ट्रैटेजी। सो ये क्या है, यही तो स्ट्रैटेजी है। मतलब इसको कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नाम नहीं देगा, पर है तो स्ट्रैटेजी मेकिंग ना। हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं एंड वो स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करते हैं, एक बार देखते हैं कि हाँ इस तरह से करना है एंड देन वी फॉलो द स्ट्रैटेजी, राइट। यही चीज अगर आप बड़े लेवल पर ले जाओ, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ले जाओ, फॉर्मल लेवल पर ले जाओ, उसको एक फैंसी वर्ड दे दिया जाता है जिसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। बस अगर आप और मैं बात करें, हम लोग बोलते हैं प्लान, रूटीन, इस तरह का चीज बोलते हैं, राइट। बस यही है स्ट्रैटेजी। तो इसी तरह से कंपनीज में भी स्ट्रैटेजी वगैरह होता है, वो लोग भी, उनका भी एक गोल होगा, राइट। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल जियो का गोल क्या था, जियो जब आया, जियो का गोल क्या था, उसका गोल ये था कि वो डेटा, वो उस टाइम पे अगर आप देखोगे डेटा में ऐसा होता था, एक महीने में 1 GB 2 GB, बहुत केयरफुली हम लोग डेटा यूज करते थे, राइट। बहुत केयरफुली, बहुत सोच समझ के डेटा यूज करते थे। जब काम नहीं है डेटा ऑफ, यूट्यूब पे फोन पे वीडियो देखना तो पाप होता था क्योंकि इतना डेटा वो ले लेगा। जियो जब आया उसने क्या किया, उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि डेटा चीपली सबके पास पहुंचाना, करेक्ट, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, कि उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले बट वो सबको केटर कर पाए, राइट, डेटा को चीप कर पाए, उसका प्राइस गिरा पाए। तो उसने क्या किया, वो ऑब्जेक्टिव के लिए वो अलग, वो एक स्ट्रैटेजी बनाया, फिर वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करता गया। क्या स्ट्रैटेजी था, अगर आपको याद होगा, वो शुरू में फ्री आपको जियो सिम्स मिलता था, पहले 3 महीने के लाया, फिर 6 महीने के लाया, फिर वो एक्सटेंड होता गया, फिर सबको आदत पड़ा दिया, सबको आदत लगा दिया, अब सबको फोन में यूट्यूब वीडियोस देखना है, सबको फोन में पबजी खेलना है। तो ये आप नॉर्मली कर नहीं सकते थे अगर आपके पास वाईफाई नहीं है। तो अब वाईफाई का जरूरत ही नहीं है, जियो है तो ठीक है, हो गया, वाईफाई से बेटर है एक तरह से। तो ये उसने इस जो ऑब्जेक्टिव था कि डेटा चीप सबको मिल पाए, ये उसका फर्स्ट स्टेप था, और उसी तरह से उसने सबको केटर किया। फ्री सिम्स तो सब लोग ने ले लिया था, सबके पास डुअल सिम होने लग गया था। उसके बाद वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ाता गया एंड उस समय इतना आदत लग गया था कि आप वही सिम एक्टिव हो गया था, वही सिम मेन सिम कार्ड बन गया था कि लोग उसको छोड़ नहीं पाए। इसलिए अब वो जो एक परमानेंट सिम कार्ड की तरह काम करता है, वो सबका परमानेंट नंबर बन गया, या सबके पास अब 2-2 नंबर्स हो गए। तो ये क्या था, उसका स्ट्रैटेजी ही तो था, एक प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्या है, एक प्लान ऑफ एक्शन है जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, करेक्ट। ये था। अब स्ट्रैटेजी था, उस स्ट्रैटेजी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट। पहला क्या, कि कुछ भी स्ट्रैटेजी ना छोटा पीरियड के लिए नहीं होता। लाइक आप एक स्ट्रैटेजी, अगर आप ये बोलोगे आज और कल मुझे क्या पढ़ना है, ये स्ट्रैटेजी हुआ, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। सीएमए तक का अगर आप प्लान बनाते हो, राइट, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी है। फिर वो लॉन्ग टर्म प्लान को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, वो अलग डिस्कशन है। पर स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म पार्ट है, तो वो लॉन्ग टर्म फोकस करता है, वो शॉर्ट टर्म फोकस नहीं करता। वो 1-2 दिन, 1 महीना, 2 महीना इस तरह का फोकस नहीं करता, राइट। अब एक चीज समझना, अब मान लो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाया कि 2 महीना में ये सिलेबस ये खत्म करना है, अगले 2 महीने में ये खत्म करना है। इस तरह से आज से लेके पूरा सीएमए, जब तक जिस दिन आपका सीएमए बनने का जो फाइनल का रिजल्ट है वो आएगा, तब तक का स्ट्रैटेजी बना दिया। क्या वो एकदम टू द नियरेस्ट वर्ड आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो? क्या आप उसको फॉलो कर सकते हो जैसा का जैसा हमने बना के दिया? बिल्कुल भी नहीं। उसमें मॉडिफिकेशंस आएंगी, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो एग्जैक्टली कॉपी कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? लेट्स से कल आपको वायरल फीवर हो गया, 4 दिन बुखार,
क्या आप उस 4 दिन पढ़ पाओगे कुछ भी? पर क्या वो स्ट्रैटेजी का जो प्लान है वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है कि ये 4 दिन वायरल फीवर होगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, राइट? हाँ, कुछ कंटिजेंसी टाइम हम लोग छोड़ सकते हैं, बट उसमें भी वो कंटिजेंसी टाइम हो सकता है नहीं लगे, हो सकता है उससे ज्यादा लगे। बेसिकली स्ट्रैटेजी जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाती है, जो अनसर्टेन इवेंट्स कुछ आ जाते हैं जिसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। आज आपको नहीं पता 1 महीना बाद क्या होगा, राइट? पर 1 महीना बाद कुछ भी हो सकता है पेपर का पैटर्न बदल जाए, जैसा हुआ था, शुरू हुआ था ये ऑफलाइन एग्जाम्स में, पर जब कोविड वगैरह का टाइम चला था, अब तो कुछ नहीं है, जब चला था तो ये ऑनलाइन मोड में चला गया। तो जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया था पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, वो स्ट्रैटेजी क्या वैसा का वैसा फॉलो कर सकते थे, या आपने उसको देख के कुछ चेंज किया? कुछ चेंजेस तो किया ही होगा, कुछ मॉक टेस्ट और सॉल्व किए होंगे ऑनलाइन मोड में, ताकि एक हैबिट बने। एक अनसर्टेन माहौल हो गया था, तो वही होता है स्ट्रैटेजी जब फॉलो होता है तो कुछ इवेंट ऐसा हो सकता है जो अनसर्टेन हो, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा, राइट? अब दूसरा चीज देखो, अगर आप आज आप अपने लिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया और आप उसको फॉलो कर रहे हो, राइट? उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो अपने लिए, तो आपके फ्रेंड्स भी आपको देखेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसा आएगा। तो वो लोग भी एक सिमिलर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इसलिए नहीं कि उनको बनाना था, बल्कि इसलिए कि आपने बनाया है एंड उनका नुकसान नहीं हो जाए। तो वो आपका देखा देखी बनाएंगे एक स्ट्रैटेजी, राइट? और फिर वो भी उसको एक सिमिलर स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो दूसरे का बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करता है, करेक्ट? जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जियो ने जो स्ट्रैटेजी बनाया, उसमें उसको शुरू में जब उसने लॉन्च किया था, तो उसमें कस्टमर्स का फीडबैक इंपॉर्टेंट था। क्या लग रहा है, नेट स्पीड स्लो है वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट था। उस हिसाब से वो ओवर टाइम उसको बेटर करता गया। नेट स्पीड अगर स्लो है तो उसने जगह जगह पर टावर्स बिठाया ताकि स्पीड इश्यूज ना आए, राइट? तो इसमें आपको दूसरे का इफेक्ट, लाइकली इफेक्ट क्या है वो देखना होगा। सो इट डील्स विथ लाइकली इफेक्ट ऑफ अदर्स, क्योंकि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया तो कोई और भी है जो आपको देख के एक स्ट्रैटेजी बनाएगा, राइट? अब ये था कुछ बातें जो हम ऑब्वियसली हम लिखते लिखते भी इसको रिकॉल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, राइट? तो ये क्या है, एक प्लान है, एक रोड मैप की तरह ये काम करता है। देखो इस तरह से ये आपको समझ आएगा। देखो इसमें आपको क्लियरली ये समझ आ रहा होगा कि स्ट्रैटेजी विजन नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है जो हमने डिस्कस किया। और विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका डेस्टिनेशन, आपको क्या अचीव करना है, दैट इज योर गोल। जैसे सीएमए बनना इज योर गोल, क्योंकि वो हमको अचीव करना है। अचीव कैसे करना है ये बताता है स्ट्रैटेजी। ये रहा स्ट्रैटेजी, राइट? हाउ टू अचीव। तो मतलब ये प्लान ऑफ एक्शन है जो आपको बताता है या हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाए, राइट? एक रोड मैप बोलते हैं इसको, एक रोड मैप, एक गाइड। गाइड का काम करेगा ये, प्लान है तो उसी का एक दूसरा वर्ड देखे तो गाइड का काम करेगा, करेक्ट? कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना है। समझ आया होगा इतना सब जो हमने डिस्कस किया। तो एक बार इसको लिखते हैं, हरो साथ में। देखो इधर
ठीक है, पहला पार्ट दे दो स्ट्रैटेजी, फिर इसमें पॉइंट 1, मीनिंग व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी होता क्या है, यहां पे है क्या है, अभी हमने देखा इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन, राइट। इसमें ना हर टॉपिक का आप साथ में पेज नंबर भी लिख लो, पेज 190। इनकेस अगर आपको कुछ डिटेल में रेफर करना हो बाय चांस, तो आपको पता हो कि ये किस पेज में है, तो पेज रेफरेंस भी लिख देना साथ में। इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन दैट helps us achieve goals and objectives। ठीक है, एक इसमें लाइन लिख लो, इट इज नॉट एंड बट मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब क्या, ये एंड नहीं है, एंड मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव। ये मीन्स है टू एन एंड, मतलब मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, वो तरीका जैसे हम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, स्ट्रैटेजी का मीनिंग में क्या होता है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनी, करेक्ट। उसके बाद इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, उसके बाद अब देखो, डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म देखा, ये हमने देखा है। तीसरा क्या है, उसमें रिसोर्सेज का यूज होता है। इसका मतलब क्या, जैसे अगर आप समझो, आप अपने ऊपर लेके देखो, ऑब्जेक्टिव सीएमए बनना था, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन जो हमने डिस्कस किया। अब वो प्लान को पूरा करने के लिए, वो स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप वो प्लान को, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे, राइट, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो जो आप टाइम दे रहे हैं, ये क्या है, रिसोर्स, आपका रिसोर्स है जो आपके पास है, पर आपको वो देना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके ऑब्जेक्टिव मीट कर पाए। तो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ रिसोर्सेस, उसमें रिसोर्सेस को यूज करना पड़ता है, राइट। सिमिलरली जियो ने जब वो किया था, जो हमने डिस्कस किया, 6 महीना फ्री सर्विस दिया था सबको, उसमें उसको भी कुछ रिसोर्सेज यूज करना पड़ा होगा। सबसे बड़ा रिसोर्स तो उसको कैपिटल यूज करना पड़ा होगा, राइट। आपके लिए फ्री था, पर उस मिस्टर अंबानी के लिए तो ये एक कॉस्ट था ना, उनको तो पैसा खर्च करना पड़ा होगा ताकि आप तक वो इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह पहुंच पाए। तो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। it involves use of
रिसोर्सेस। इसमें एक पॉइंट और आएगा, अभी जगह छोड़ दो, वो पॉइंट जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिर यहां लिखेंगे, तो ये बुलेट मार्क करके छोड़ दो, वो हम लोग लिखेंगे अभी। फिर पहला हो गया, अब दूसरा फीचर्स। ठीक है, फीचर्स, 4 फीचर्स है, 4 इंपॉर्टेंट। पहला क्या, और ये जो फीचर्स है ना, ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन से ही आ जाएगा, मीनिंग से ही आ जाएगा। देखो पहला क्या हमने देखा था, वो अनसर्टेन इवेंट्स पे फोकस करता है, अनसर्टेन इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके आपको चलना पड़ेगा, तो ये वही है। इट हेल्प्स foresight uncertain events, करेक्ट। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, वो ये लॉन्ग टर्म, ये फीचर्स उसका, अनसर्टेन इवेंट्स, लॉन्ग टर्म इन नेचर, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स पर फोकस करता है, फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ एग्जाम्पल लिखना हो, तो लिख लो एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मुकेश अंबानी ने ऐसा सोचा होगा कि वो जियो लेके आने वाला है, तो ऐसा थोड़ी था एक दिन सोच लिया अगले दिन ला दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब लाने के लिए सोचा और जिस दिन लाया, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप गया होगा, तो ये लॉन्ग टर्म है। मतलब आपको एक प्रोडक्ट लेके आना है, एक कोई नया सर्विस लेके आना है, तो उसके लिए काफी प्लान करना पड़ता है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म है। और वही मान लो प्रोडक्ट का, आपको प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, ये लॉन्ग टर्म है क्या, ये तो छोटा सा डिसीजन है, तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होना चाहिए, राइट। फिर deals with the likely behavior of others ठीक है। अदर्स का अगर हम लोग बात करें, अदर्स मतलब क्या, अदर्स मतलब ये हम लोग बिजनेस के सेंस में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, कोई भी बिजनेस को इमेजिन कर लो, तो बिजनेस में कौन कौन लोग होते हैं जो कंपनी के बाहर है। एक तो आपका कंपेटिटर्स हो गया, लाइक मुकेश अंबानी को ये पता होना होगा कि एयरटेल का स्ट्रैटेजी क्या है, वोडाफोन आइडिया का स्ट्रैटेजी क्या है, अगर उसको जियो का स्ट्रैटेजी बनाना है, राइट। तो वो उसी लाइंस पे तो बनाएगा ना, कुछ अलग तो नहीं कर सकता, अनलेस ऑफ कोर्स वो बहुत बेटर हो, राइट। तो एक तो कंपेटिटर्स, और दूसरा कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाना होगा आपको। अगर आपने वही 1 महीना का प्लान 2000 रुपया में ले आया, तो वो कोई नहीं लेगा। तो कस्टमर्स को भी ध्यान में रखना होगा कि उनको क्या चाहिए, वो कितना प्राइस दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। फिर नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था, इट प्रोवाइड्स a roadmap to the organization। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप संग संग में लिखते जाइए। अब आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स।
कि अब पहले काम करते हैं, ये जो 1 और 2 था ना, मीनिंग एंड फीचर्स, इसको मिला के एक क्वेश्चन बनना बहुत पॉसिबल है। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं ताकि जब आप पढ़ोगे आपको ध्यान रहे। क्वेश्चन बन सकता है 1 + 2 से। क्लियर? तो इसलिए उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है, राइट? अब थर्ड आया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स से यूजुअली क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो इसलिए इसको बस एक बार पढ़ के छोड़ देना है। क्लियर? इसको रीड करना एंड लीव इट। एंड अगर लेट से ये आ भी जाता है तो इसका तरीका ये है कि ये मोस्टली फीचर्स के पॉइंट्स को लेके बनाता है। देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, ठीक है, कंसर्न्ड विथ स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप जैसे क्या, स्ट्रैटेजी तो उसी चीज का बनेगा ना जो एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, राइट? अब लेट से अगर जियो का स्ट्रैटेजी बनाए तो वो रिलेटेड टू टेलीकॉम होगा, राइट? जियो का अगर स्ट्रैटेजी का बात करे तो इट विल नॉट रिलेट टू वो पेट्रोल में क्या कर रहा है, पेट्रोलियम बिजनेस में क्या चल रहा है, राइट? तो जो उसका स्कोप है वो उसको कंसिडर करके बनाया जाएगा, करेक्ट? जैसे आप सीएमए का अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो वो सीए जैसा नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई सीए का स्ट्रैटेजी बनाएगा तो वो सीएमए जैसा नहीं होगा। तो दोनों का अलग अलग स्कोप है, वो चीज है। क्लियर? फिर involves use of resources, correct? एक पॉइंट इसमें और आएगा जो हम लोग को ऊपर भी इनकॉर्पोरेट करना है, पर अभी तक हमने वो एक्सप्लेन नहीं किया और वो अभी समझेंगे तो इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, राइट? तो इसको बनाओ रीड ओनली, ठीक है? उसके बाद एक टॉपिक आएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में ही चल रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या? अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कुछ इफेक्ट्स होंगे जो आपको देखना पड़ेगा, समझ के उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, करेक्ट? तो वो क्या है? पहला तो एक कोट आपने शुरू में देखा होगा कि नोबडी नोज व्हाट स्ट्रैटेजी इज। वो किस लिए था? वो इसीलिए कि स्ट्रैटेजी बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। स्ट्रैटेजी हर एक स्टूडेंट के लिए अलग होगा, किसी का स्ट्रेंथ होगा अकाउंट्स
तो अकाउंट्स में कम टाइम देना होगा, बाकी जो वीक सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा टाइम देना होगा। किसी का स्ट्रेंथ होगा कोई और सब्जेक्ट, तो उसमें उसको कम टाइम देना होगा, राइट। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग वीकनेस है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा सब्जेक्टिव होता है, तो वो अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग तरीके से चलेगा, अलग अलग सिचुएशंस में, राइट। तो पहला क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, राइट। दूसरा अनसर्टेन, ये तो हमने देखा ही है, अनसर्टेन पता ही है। तीसरा तीसरा एक पॉइंट है, इट डिमांड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये जो पॉइंट है ना, इट डिमांड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब दो तरीका है स्ट्रैटेजी बनाने का। दो तरीका क्या, जैसे सपोज करो आप मेरे पास आते हो और बोलते हो कि एक स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है। तो दो तरीका है, एक मैंने बोला ठीक है मैं बना के आपको दे दूंगा, वो फॉलो कर लेना, दैट इज वन। दी अदर इज, दूसरा क्या, मैं आपको बैठाऊं एंड हम लोग साथ में डिस्कस करके एक स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाए। कौन सा तरीका बेटर है, सेकंड वाला। क्योंकि जब तक मेरे को यह नहीं पता होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आप किस चीज में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, किस चीज में कम कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बनाएंगे उसके लिए, राइट। तो इट डिमांड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या, इंटीग्रेटेड, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब ये लोगों के साथ डिस्कस करके बनाया जाता है, राइट। जैसे एक स्टार्टअप था, इसका मेरा एक आर्टिकल पढ़ा हुआ मुझे ध्यान है, एक स्टार्टअप था टैक्सी फॉर श्योर, बैंगलोर में ज्यादा चलता है। वो क्या करता था, कोई भी अगर उसको स्ट्रैटेजिक या कोई भी स्ट्रैटेजी अगर उसको इंप्लीमेंट करना होता था, कोई भी चेंज अगर उसको लेके आना होता था, तो वो चेंज लाने से पहले वो क्या करता, एक मीटिंग बुला लेता सारे टैक्सी ड्राइवर्स का, उनको बुलाता, चाय नाश्ता भी कराता है साथ में, एंड उसके बाद ओवर टी वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते। जो मैनेजमेंट की टीम है वो स्ट्रैटेजी वो लोग सारे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ डिस्कस करते, एंड उसमें टैक्सी ड्राइवर्स का अप्रूवल लिया जाता कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। अगर वो अनकंफर्टेबल है तो किस पार्ट से अनकंफर्टेबल है, ताकि उस पार्ट को एड्रेस किया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए, राइट। तो इससे ये इंश्योर होता है कि वो स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी कि वो फॉलो होगा, कि लोग उसको खुशी खुशी फॉलो करेंगे, वो बढ़ जाता है। तो यही है इंटीग्रेटेड अप्रोच। और दूसरा स्ट्रैटेजी हुआ कि वो ये काम नहीं करता और सीधा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके सबको बोलता है ये फॉलो कर लो, वो दूसरा तरीका है। दैट इज ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, वो इंटीग्रेटेड नहीं है, इट्स नॉट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, करेक्ट। फर्क समझ आएगा डिमांड्स एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच का। चलो अब जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो यही टैक्सी फॉर श्योर वाला एग्जांपल देख लेना, कुछ भी स्ट्रैटेजी अगर लेना है कंपनी को, टैक्सी ड्राइवर्स को बोला, वो हिचकिचाते हुए उन्होंने हाँ बोल दिया, क्योंकि बॉस के सामने ना किसके मुंह से निकलता, तो हिचकिचाते हुए उन्होंने ना बोल दिया, हाँ बोल दिया, आई एम सॉरी। पर जो स्ट्रैटेजी है वो काफी चेंज की तरफ गया होगा, उसको काफी वो चेंज लेके आएगा। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल से समझो, उबर। जब उबर आया तो उसने ये जो टैक्सी सर्विस है, जो कैब चलता था, टैक्सीज चलती थी रोड पर,
वो कॉन्सेप्ट को ही उसने चेंज कर दिया, राइट। पहले क्या होता था, आप उतरते थे, आप टैक्सी वाले को रोकते थे, वो जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए, करेक्ट। आपको खोजना पड़ता था। पर अब क्या होता है, आपको ऐप पे बुक करना है एंड नीचे आपके लिए खड़ा है, उसमें आपको जाके बैठना है, वो मना भी नहीं कर सकता, करेक्ट। ये होता था। एंड उसमें डेस्टिनेशन पता है, वो डायरेक्ट आपको डेस्टिनेशन आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरेवर इट इज, राइट। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा जगह जहां से उसको और पैसेंजर्स मिलेंगे और राइडर्स मिलेंगे तो ही वो जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग वो आपको आपके लोकेशन पर ड्रॉप करके आएगा। तो पर क्या उबर के आने से सारे टैक्सी वाले खत्म हो गए? नहीं, अभी भी आपको दिखता होगा, अभी दोनों चलता है। हाँ, ओल्ड वर्जन जो थे टैक्सीज के वो कम हो गए, काफी कम हो गए इनफैक्ट, पर ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जब आप कोई स्ट्रैटेजी लेके आते हो, जब उबर ने ये स्ट्रैटेजी लेके आया, उबर ये स्ट्रैटेजी को जब इंप्लीमेंट करना चाहा, लेके आया, तो काफी लोगों के लिए ये एक नया चीज था। काफी लोगों को चेंज करना पड़ा था, अपना डे टू डे लाइफ जो है, उनका काम जो है वो चेंज करना पड़ा था। टैक्सी ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, उनको चेंज करना पड़ा होगा, उनके मन में एक अनसर्टेनिटी आया होगा कि अब हम चेंज करते हैं तो हमारा क्या होगा। व्हाट इफ द न्यू मॉडल डज नॉट वर्क? व्हाट इफ हम उबर में चले तो जाएं, बिकॉज ऑफ वो ज्यादा पैसा दे रहा है या जो भी रीजन हो, वहां पे इनकम बढ़ेगी, वहां पे एसी कैब है, एसी में रहने मिलेगा, गर्मी नहीं लगेगा जो गर्मी के महीने में, ये सब रीजन से अगर चले जाएं और पता नहीं कि 2 महीने बाद क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी रहेगा, जिसके वजह से काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा। लोगों के माइंडसेट में काफी चेंजेस आएगा, उनके रिलेशनशिप्स में चेंज आएगा। रिलेशनशिप्स एज इन क्या? टैक्सी ड्राइवर्स एंड कंपनी के बीच का। दिमाग उल्टा नहीं चलाना है, एकदम पढ़ाई का बात खाली। तो टैक्सी ड्राइवर्स एंड कंपनी के बीच का रिलेशनशिप, राइट। कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे वो चेंज को, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, राइट। और ऐसा चेंज बाहर भी आएगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जैसे उबर का जो ये चेंज था, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन था, राइट। फिर मान लो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि पहले तो कुछ सीसीटीवी वगैरह होता नहीं था, आजकल हर जगह आपको दिखेगा सीसीटीवी लगा हुआ है। तो जब नहीं था और फिर आपको लगाना है बीच में, अपने ऑफिस में लेट से सीसीटीवी लगाना है, तो फिर क्या एम्प्लॉइज के मन में ऐसा नहीं आएगा कि ये हमारा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है? आएगा। तो वो ऑब्जेक्ट करेंगे, वो बोलेंगे कि सीसीटीवी नहीं लगना चाहिए, करेक्ट। अलग अलग तरीके से बोलेंगे, हो सकता है डायरेक्टली ना भी बोले, अलग अलग तरीके से बोलेंगे कि सीसीटीवी नहीं लगना चाहिए, राइट। दे विल ऑब्जेक्ट। तो ये है चेंज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी लेके आते हो, राइट, वो चेंज लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉइज में मेनली, राइट। तो इसी को यही लिखना है। It involves change outside the organization and फिर it involves change inside the organization। करेक्ट है। अब एक जो हम लोग इतना देर से डिस्कस कर रहे थे, आपको भी एक क्यूरियोसिटी मन में आया होगा कि एक पॉइंट जो हम छोड़ रहे हैं वो क्या छोड़ रहे हैं, अभी उस पे आना है। देखो, ये देखो, स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन वर्ड आता है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा,
क्या? कंपेटिटिव एडवांटेज। फोकस करो इस पे, कंपेटिटिव एडवांटेज। सबका ध्यान पिक्चर पे चला हो गया, एक बार नाम पे तो फोकस कर लो, फिर पिक्चर की बात करेंगे। ठीक है, ये देखो कंपेटिटिव एडवांटेज। एक चीज समझना, आप भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बाकी के बच्चे भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो फर्क क्या है? सबका स्ट्रैटेजी सेम है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, सबका फोकस अलग होगा। आपका फोकस कुछ और होगा कि दूसरे का फोकस कुछ और होगा, राइट? कोई हो सकता है किसी का फोकस हो रैंक लेके आना है, हो सकता है किसी का फोकस हो क्लियर करना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग गोल के साथ स्ट्रैटेजी बनता है। तो वो स्ट्रैटेजी में कुछ आपको देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है वो आपको क्या एडवांटेज दे रहा है, वो स्ट्रैटेजी क्या एडवांटेज दे रहा है, ताकि आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला की अगर हम एग्जांपल ले, जो आपको सामने दिख रहा होगा, टेस्ला इंडिया में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है, तो इंडिया में टेस्ला की गाड़ियां अवेलेबल होंगी, राइट? तो अगर हम बात करें टेस्ला और किसी भी और कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, टेस्ला वर्सेस एनी अदर कंपनी, तो टेस्ला के पास कंपेटिटिव एडवांटेज है क्या? काफी सारे फीचर्स, जैसे ऑटोनॉमस ड्राइविंग, वो इंडिया में तो देखो कम चलेगा, इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस आपको पता है, पर बाहर ऑटोनॉमस ड्राइविंग चलता है। इसका मतलब कि ड्राइवर चाहिए ही नहीं, वो बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगा, राइट? पर इंडिया में हो या नहीं हो, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट इसको कंपेटिटिव एडवांटेज है। ये जो फीचर्स आपको दे सकता है, लेट्स से 45 लाख 50 लाख की ये गाड़ी है, ये जो फीचर्स आपको दे सकता है 45 टू 50 लाख में, दूसरे गाड़ियां शायद आपको नहीं दे पाए, राइट? सेम प्राइस ले लो, 45 टू 50 लाख ही क्यों ना आप ले लो, पर उसमें आपको हो सकता है ये सब फीचर्स ना मिले, ऑटोनॉमस ड्राइविंग वगैरह। तो ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है, तभी तो ये जहां है ये वहां है, इसीलिए, राइट? तो जब जियो आया था, राइट, तो जियो में अलग क्या था? आप बोलोगे और भी तो टेलीकॉम कंपनीज है, इसमें अलग क्या है? इसका कंपेटिटिव एडवांटेज, जो ये अलग कर रहा था, कुछ बेटर तरीके से कर रहा था, ये वो है, ये ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था कस्टमर्स को, करेक्ट? सिर्फ इतना सा चीज है कंपेटिटिव एडवांटेज में। तो कंपेटिटिव एडवांटेज स्ट्रैटेजी का ही एक पार्ट होता है, ये अलग से कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी का ही एक एलिमेंट है जो स्ट्रैटेजी के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, कि हर स्ट्रैटेजी में कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रैटेजी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। कंपेटिटिव एडवांटेज अलग अलग फील्ड में हो सकता है, किस टाइप के कस्टमर्स को हमको टैप करना है, कस्टमर्स को कैसे टारगेट करना है, राइट? उसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस हिसाब से होना चाहिए, वो क्या चीज पे फोकस करेगा, कंपटीशन से वो कैसे, उसका कंपटीशन के साथ वो कॉम्पीट करने वाला है, राइट? ताकि उसके प्रोडक्ट्स में ज्यादा सेल्स आए, ज्यादा रेवेन्यू आए, ये है कंपेटिटिव एडवांटेज। वो आपको कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है एक सेम प्राइस पर, करेक्ट? बस यही था कंपेटिटिव एडवांटेज। चीजें सब सेम है, पर कौन बेटर कर रहा है, दैट इज कंपेटिटिव एडवांटेज। नाम में जा रहा है कंपेटिटिव, मतलब क्या? कंपटीशन से कंपेयर अगर करे तो वो कंपेटिटिव हो गया, राइट? तो जब आप कंपटीशन से कंपेयर करते हो तो आपके पास बेटर क्या है, दैट इज एडवांटेज। सो व्हाट डू यू प्रोवाइड इज बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, ये है कंपेटिटिव एडवांटेज। आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी से बेटर हो? जरूरी नहीं है कि आपके पास है और किसी और के पास नहीं है, पर ऐसा क्या है जो बेटर है? जैसे टेस्ला भी गाड़ी है, दूसरे कंपनीज भी गाड़ियां बनाती हैं, गाड़ी है दोनों ना, पर टेस्ला ऐसे कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही, एटलीस्ट इस पॉइंट पे या इस प्राइस लेवल पे वो लोग नहीं कर पा रहे, करेक्ट?
यही है कंपेटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंपेटिटिव एडवांटेज, उसको लिख लेते हैं। आ जाओ इधर। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, स्ट्रैटेजी एंड competitive advantage। competitive advantage क्या है? नाम से देखो, इन सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें, providing higher value than the competitors। करेक्ट। ऑब्वियसली एट द सेम प्राइस, प्राइस में फर्क हो गया तो फिर वो कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे होगा? एट द सेम प्राइस, कोई ज्यादा वैल्यू आपको दे सके एट द सेम प्राइस, वो होगा कंपेटिटिव एडवांटेज। या फिर इसको अगर दूसरे तरीके से भी बोला जाए, प्रोवाइडिंग द सेम वैल्यू एज द कंपेटिटर। सेम वैल्यू देना है, जैसा कंपेटिटर दे रहे वैसे, but at a lower price, but at a lower price। करेक्ट है। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी में बन के इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली कंपेटिटिव एडवांटेज नाम में ही है, एंड अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी। करेक्ट, इसमें ये मार्क कर लो। हायर वैल्यू, यहाँ पे लोअर प्राइस। राइट, एक बार देख लो, अगर आपका यहाँ पे लिखना हो जाए फटाफट से इसको देख लो, कुछ छूटा तो नहीं ना? एक सेकेंड, उससे पहले यहाँ पे लिख लो, it has some competitive advantage। राइट, और वही आपका यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएगा। इट helps create competitive advantage। क्लियर है? अब देखो, लिख लो
एक बार चेक कर लो कुछ मिस तो नहीं हुआ ना। ये लो, तो मीनिंग क्या हुआ? प्लान ऑफ एक्शन जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ये मीन्स टू एन एंड है, ठीक है। डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म का होगा, रिसोर्सेज यूज करता है एंड कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। नेक्स्ट गया फीचर्स, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनसर्टेन इवेंट्स को फोरसाइट करना है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स में फोकस होगा, लाइकली बिहेवियर ऑफ अदर्स, बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट करना है, और रोड मैप टू दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। 1 और 2 ये जो है मीनिंग एंड फीचर्स, इससे बन के क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स छोटा है, वही सेम चीज, लॉन्ग टर्म होगा। स्कोप बताएगा, ये स्कोप डिफाइन करता है, रिसोर्सेज यूज करता है, कंपेटिटिव एडवांटेज है, राइट। और फिर आया कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये है इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, चेंज प्रोवाइड करता है, इट इन्वॉल्व्स चेंज आउटसाइड भी एंड इनसाइड भी, राइट। और कंपेटिटिव एडवांटेज क्या हुआ? हायर वैल्यू देन द कॉम्पिटिटर्स एट द सेम प्राइस, या सेम वैल्यू एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स एट अ लोअर प्राइस। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर्स, या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना। कॉपी हो गया होगा, देख लिया, कुछ मिस नहीं हुआ। चलो, तो ये था स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, करेक्ट। अब हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट में। दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर है? अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सुन के, ये वर्ड देख के आपको पहला क्वेश्चन आएगा दिमाग में, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी तो पढ़ लिया, स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन आएगा, जो बहुत ही वैलिड और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होगा। तो आओ देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, स्ट्रैटेजी तो देख लिया क्या होता है, इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दिमाग में। एंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी से अलग कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चलो अब देखो, फिर स्ट्रैटेजी जो है ना, क्या है ये? प्लान ऑफ एक्शन, ये बस एक प्लान है, प्लान बना दिया, स्ट्रैटेजी बना लिया, काम हो गया। पर क्या ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचे, कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे, प्लान बना दिया, काम हो गया, फिर उसके बाद क्या? नहीं हुआ ना काम, आगे भी कुछ और होना चाहिए, राइट। तो वो जो कुछ और है, वो पूरा चीज को अगर हम मिला दे तो वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजी तो हमको पता है, स्ट्रैटेजी मतलब क्या? प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और भी चीजों को कंप्राइज करता है, और स्ट्रैटेजी उसका एक पार्ट होता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इट इन्वॉल्व्स द इंटायर प्रोसेस। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को दिमाग में बैठाने का एक सिंपल सा तरीका है, एंड वही होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ध्यान से देखो, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? बस ये 3 पॉइंट, आज, कैसे, कल। तो सबसे पहले आज आप क्या है वो आपको देखना है, दूसरा कल कहां पहुंचना है,
वो आपको देखना है। और तीसरा, जो आज से लेके कल का जो सफर होगा वो आपको कैसे तय करना है, आज से कल कैसे पहुंचना है, क्या क्या रास्ते हैं आपके पास, एंड विच वे डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, कौन सा रास्ता आपको चुनना है, राइट। अब ये था सिंपल। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे डाले ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले चीज में, अगर उसको स्ट्रक्चर में डाले तो क्या होगा। आज मतलब क्या, आज आप क्या है, व्हाट इज योर पोजीशन टुडे, करेक्ट। तो आज माने क्या, जैसे आप सॉरी, जैसे आप सपोज करो आपको स्ट्रैटेजी बनाना है सीएमए तक का पूरा जर्नी के लिए, तो उसमें आज आप क्या हो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगा ना। लेट्स से अगर आपने इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है तो आपके लिए स्ट्रैटेजी ग्रुप 2 से शुरू होगा, और अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो आपका स्ट्रैटेजी दोनों ग्रुप को लेके शुरू होगा। तो आज क्या हो, आज कहां पर हो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, राइट। एंड दूसरा, कल कहां पहुंचना है, तो आज क्या हो, पहले अगर आज की बात करें तो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशन, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशन। जो आज के दिन पोजीशन है इसको एनालाइज करना है, इसको एनालाइज करना है। अब कंपनीज का अगर हम बात करें तो वो कंपनीज अपना पोजीशन एनालाइज कैसे करेंगी, कंपनीज अपना पोजीशन एनालाइज जो है वो कैसे करेंगे, उनमें अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक है स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्वॉट वो अपना स्ट्रेंथ्स, वीकनेस इवैल्यूएट करेंगी, अपॉर्चुनिटीज क्या है उनके पास और थ्रेट्स क्या है उनके पास, उन जो परसीव्ड थ्रेट्स है जो उनको फेस करना पड़ता है, राइट। ये और दूसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं पेस्ट। पी माने पॉलिटिकल, ई इज इकोनॉमिक, एस इज सोशल एंड टी इज टेक्नोलॉजिकल। पेस्ट एनालिसिस, राइट। स्वॉट कंपनी स्पेसिफिक होता है, स्वॉट इज स्पेसिफिक टू द कंपनी, वो कंपनी के लिए एनालिसिस है। रिलायंस का स्वॉट एनालिसिस आईटीसी का स्वॉट एनालिसिस से अलग होगा। लेट्स से जो सपोज करो जियो का स्वॉट एनालिसिस एयरटेल का स्वॉट एनालिसिस से अलग होगा, राइट। पर पेस्ट एनालिसिस जो है वो इंडस्ट्री का होता है। जियो का पेस्ट एंड एयरटेल का पेस्ट मोर और लेस सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री का पेस्ट एनालिसिस होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो SWOT is company specific and PEST is industry wise, industry specific कर दो, करेक्ट। तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला स्टेप, 3 स्टेप में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को याद करेंगे। पहला स्टेप आज एनालाइज करना है, यू हैव टू एनालाइज योर स्ट्रैटेजिक पोजीशन। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालाइज करो, फिर वो पोजीशन को दिमाग में रखते हुए क्या करना है, एक स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस हो गया, ये हम लोग और डिटेल में बाद में देखेंगे। ये पोजीशन को ध्यान में रखते हुए देखो कि आपको पहुंचना कहां है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। ये हुआ ऑब्जेक्टिव, कल माने ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, जब आप स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदल देंगे, करेक्ट। जब आप स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजी इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन, करेक्ट, राइट। तो स्ट्रैटेजी खाली बन के रह नहीं जाएगा, उसके बाद आपको उसको इंप्लीमेंट करके ये देखना होगा कि वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है ना, राइट। अब वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, उसके वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए देयर विल बी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगे। जैसे कि आप समझो आपका सीएमए तक का जर्नी के लिए ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी होगा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं,
राइट। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। सबके लिए एक नहीं है, वो अलग लोग के लिए अलग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आज का पोजीशन। तो उस हिसाब से जो स्ट्रैटेजी के तरीके होंगे वो अलग अलग होंगे, राइट। तो यहां पे कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे आपके पास स्ट्रैटेजी बनाने के, राइट। तो आप कैसे बनाएंगे? आपके पास काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स पड़े होंगे सामने में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सो अब ये था पूरा पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला स्टेप क्या? आपका करंट पोजीशन क्या है? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजिक पोजीशन टुडे, आज। फिर कल ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये थर्ड में आ जाएगा। हम लोग सीक्वेंस थोड़ा चेंज करते हैं। तो आज के हिसाब से आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको मीट करना है, फुलफिल करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? जब आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक प्लान है, तो प्लान से तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता ना। प्लान को आपको एक्शन में बदलना पड़ेगा, तब आप ऑब्जेक्टिव मीट कर पाओगे, राइट। जैसे स्ट्रैटेजी, जैसे आपके लिए प्लान हमने बना लिया कैसे पढ़ना है, राइट, कब क्या पढ़ना है, पर अगर आप पढ़े ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? तो स्ट्रैटेजी इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन, तब जाके ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। एंड वो स्ट्रैटेजी को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्टिव पूरा करने में बहुत सारे तरीके, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है। उनमें से आपको चुनना है कौन सा चॉइस आपके लिए फेवरेबल है, करेक्ट। कौन सा चॉइस आपके लिए फेवरेबल है, ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और कुछ नहीं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक स्टेप है, एक पॉइंट है कि स्ट्रैटेजी बनाना है, राइट। ये पूरा ही तो है स्ट्रैटेजिक। आज को देख के आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसको कन्वर्ट करने में आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, राइट। पर अब स्ट्रैटेजी इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रैटेजी एक छोटी सी पार्ट है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक पूरा अम्ब्रेला है। तो उसमें स्ट्रैटेजी बनाने का बात है, वो बना के काम खत्म नहीं होता है, उसको इंश्योर करना है कि वो एक्शन में बदल गया हो। एंड अलग अलग तरीके जो स्ट्रैटेजी बनाने के हैं उनमें से वो एक चूज करता है, करेक्ट। तो ये था व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। मीनिंग का बात हमने किया। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक सेंस आपको मिला। अब क्वेश्चन उठता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो हमने शुरू में एड्रेस नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि ये जानना जरूरी था आपको उसके लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अब क्वेश्चन आया होगा, पहले भी आया होगा, कि हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साथ में क्यों पढ़ते हैं, इसका लॉजिक क्या है कि ये दोनों एक साथ हम पढ़े। 70 OM है, 30 SM है, ये क्या लॉजिक है? और भी तो कुछ हो सकता था SM के अलावा। लॉजिक ये है, ये दोनों है अलग, बट येट इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड का काम है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। एक बार स्ट्रेटेजी बना दिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो फॉलो करना है। और जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है वो ऑपरेशनल मैनेजर्स का काम है, जो फैक्ट्रीज के मैनेजर्स हैं उनका काम है। अब एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलेगा कि ये प्रोडक्ट लेके आना है। जैसे नेस्ले का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब मैगी नहीं था, तो नेस्ले का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये बोला होगा कि मैगी को लेके आना है विद इन 5 years। 5 साल का प्लान है, मैगी आ जाना चाहिए, करेक्ट। ये मेजर स्टेप्स है, ये आप फॉलो करके मैगी को लेके आइए। पहले उसका रिसर्च चलेगा, रिसर्च के बाद वो पता चलेगा कि हाँ एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, लोगों को पसंद आ रहा है, उसका ट्रायल चलेगा, एंड फिर वो जाके एक प्रोडक्ट बन के इंट्रोड्यूस हो सकता है मार्केट में। तो ये है स्ट्रैटेजी,
राइट। ये फ्यूचर बेस्ड है। और ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, अब नेस्ले का जो बोर्ड है उसने बोल दिया मैगी आ जाना चाहिए। अब क्या वो ये बोलेगा कि इतना पैकेट मैगी आज बनाना है, इतना पैकेट मैगी कल प्रोड्यूस करना है, इतना परसों प्रोड्यूस करना है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो नीचे वाले जो मैनेजर्स है, ऑपरेशनल मैनेजर्स, फैक्ट्री के जो मैनेजर है, उनका काम है ये क्या कि वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो, ये कि कितना पैकेट मैगी बनना चाहिए, राइट। ये उनका काम है। तो ऑपरेशंस इज रूटीन, वो डेली होता है। आज आपको कितना बनाना है ये आप डिसाइड करोगे, कल कितना बनाना है ये डिसाइड होगा, वो शॉर्ट टर्म है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म है, राइट। ये एक बेसिक डिफरेंस जाना था, ये एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, बट इट्स गुड टू नो कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखा क्या होता है, तो इसी से सब चीज धीरे धीरे डिराइव होता जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट था ये 3 स्टेप जानना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। अगर आपको ये ध्यान रहेगा, आगे काफी कुछ हम लोग अपने आप इससे निकालते हुए चलेंगे। तो एक बार इसको फटाफट से लिख लेते हैं। आ इधर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पहला आएगा मीनिंग। इसका 3 स्टेप जो हमने देखा, पहला क्या, आज पे आपको फोकस करना है। दैट मीन्स व्हाट, ये आज एग्जाम में मत लिख के आ जाना प्लीज, मार्क्स कट जाएगा। क्या है इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखना है पहले। करेक्ट। दूसरा क्या, कैसे आप ऑब्जेक्टिव्स मीट करेंगे, राइट। तो वो ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए आपके पास कई सारे चॉइसेस होंगे, राइट। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। फिर तीसरा क्या, कल आपको क्या अचीव करना है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है हम लोग डायरेक्टली वो लिख रहे हैं। स्ट्रैटेजी इज कन्वर्टेड इनटू एक्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो 3 स्टेप हुआ। पोजीशन क्या है आपका आज, वो उसमें आप क्या करते हो, एनालाइज करना है आपको अपना पोजीशन। एनालाइज इंटरनल एनवायरमेंट स्वॉट, वो हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो इंडस्ट्री का हुआ, जिसको हम पेस्ट बोलते हैं, राइट। फिर अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, अलग अलग चॉइसेस है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, वो आपको देखना है उनमें से बेस्ट कौन सा है, एंड उसके बाद वो एक्शन में कन्वर्ट करना है टू इंश्योर कि स्ट्रैटेजी काम कर रहा है एंड और ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अचीव कर पाए, राइट। अब इसी के साथ मीनिंग हुआ, इसी में आ जाएगा, इसी से ही निकल के आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसी से निकल के आएगा। देखो क्या, सबसे पहला हम लोग को क्या करना था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, उसमें 2 चीज था, स्वॉट एंड पेस्ट। स्वॉट से यहां पे बन के आएगा क्या, एनालाइज, it helps analyze strengths and weaknesses ठीक है। दूसरा, अब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हुआ, SW,
स्वॉट का, ओटी बचा तो वो दूसरा पॉइंट होगा हेल्प्स एनालाइज, या अब वर्ड चेंज कर दो, बस यही है, पॉइंट सेम है, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यहां पॉइंट हुआ, अब हेल्प्स एनालाइज हमने खुद डाल दिया, तो नेक्स्ट में चेंज कर दो, एनालाइज अगर था अब कुछ और कर दो, आइडेंटिफाई कर दो, राइट, इसको बना दो आइडेंटिफाई, हेल्प्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो फोकस सिर्फ अंडरलाइंड एरियाज है, वो पहले वाले तो सिर्फ सेंटेंस बनाने का बात है, राइट। ये हो गया ओटी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब ये हुआ, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है आपके पास, ये दोनों पोजीशन का हुआ। अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक डायरेक्शन देगा ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रैटेजी में भी यही हमने डिस्कस किया था, तो इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्या तरीके हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, उसी को अलग लैंग्वेज में लिखना है बस। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, जब स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदल दिया जाएगा, तो जब स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलेंगे ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आप रैंडम, कोई भी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बने, राइट। तो बस ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, राइट। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, बस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप देखोगे सिर्फ 3 चीज याद रखना है, पोजीशन, चॉइसेस, स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन, उसी से सब आएगा। पोजीशन में आया स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, राइट। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, डायरेक्शन देगा आपको स्ट्रेटेजी बनाने में, तो डायरेक्शन वाला पॉइंट आ गया। एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब एक चीज यहां पे इससे क्वेश्चन आता है, आ सकता है, मतलब आता क्या है, ये 1 और एंड 2 को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, राइट। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेज नंबर लिख लो अगर रेफर करना हो फॉर डिटेल्स, ये है पेज 191, राइट। ये हुआ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो है वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक्स होगा। एक है एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या एडवांटेजेस बस लिख दो, एंड दूसरा आएगा डिसएडवांटेजेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन भी आता है, पॉइंट्स भी है इसमें, तो इसको एक स्टोरी से समझते हैं हम लोग, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से इसको समझने का ट्राई करते हैं। अब बात सुनो, मान लो मुकेश अंबानी एक बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, वो एक बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं बाकी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके, सभी डायरेक्टर्स के साथ एक बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, और वो एक कंसर्न रखते हैं बोर्ड के सामने कि देखो चीज ऐसा है कि मेरा डे टू डे काम में बहुत टाइम जा रहा है। उन्होंने बोला मेरा डे टू डे काम में बहुत टाइम जा रहा है, कुछ ऐसा लेके आओ कि डे टू डे काम से मुक्ति मिले एंड फ्यूचर के बारे में हम लोग सोच सके, आगे बिजनेस को कैसे डेवलप करना है ये सोच सके, डे टू डे काम में मेरे को नहीं उलझना है, ये उनका कंसर्न था।
तभी तो वो इतना सारा बिजनेस लेके आएंगे। तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी वो उठ के बोला आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए। उसने ये बोला। अब मुकेश अंबानी का नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये होता क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, फिर उसको फॉलो भी करेंगे। तो उसने एक्सप्लेन किया अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करते हो, ये जो 3 पॉइंट था वो हमने जो एक्सप्लेन किया वो उनसे एक्सप्लेन किया मुकेश अंबानी जी को। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ो, ये बताओ ये हेल्प कैसे करेगा। तो उन्होंने क्या बोला, वो बोले कि पहला चीज तो ये करेगा कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ये डिस्चार्ज कर देगा। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप अपनाएंगे तो आपको क्या करना है, इफेक्टिवली एक स्ट्रैटेजी बना देना है। जब आप एक स्ट्रैटेजी बना दोगे, एक स्ट्रैटेजी बना देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। उनका काम क्या है, स्ट्रैटेजी बना देना, वो बना दिए, अब उसके बाद क्या, उनका काम डिस्चार्ज। तो पहला पॉइंट ये लिखते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट क्या, पहला ये हुआ कि वो डिस्चार्ज कर देता है बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, डिस्चार्जेस बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिस्चार्ज तो कर दिया बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे काम में डिस्चार्ज कर देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड को बाहर निकाल दिया, बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे काम से हटा दिया। मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देता है, बोर्ड को एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने का मौका देता है कि आपको डे टू डे काम से, डे टू डे काम आप छोड़ दो एंड फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, फोकसेस इन फैक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। इसका मतलब क्या, डे टू डे एक्टिविटीज जो भी हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो है आप उनको छोड़ो एंड फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर का जो भी काम है उस पे ध्यान दो, राइट। अब ये 2 पॉइंट उसको समझ में आया, ठीक है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा, बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा और ये एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने का मौका देगा। मतलब डे टू डे काम में नहीं हम लोग को उलझना है। ये दोनों सिमिलर पॉइंट है। ये करना कैसे है, इसका फायदा क्या होगा, तो वो उन्होंने बोला आप एक ऐसा प्लान बना दीजिए, एक ऐसा प्लान बना दीजिए जिसमें आपको आपका काम कितना रहे, सिर्फ प्लान बनाना रहे। उसके बाद सबके लिए उसमें एक फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा। बाकी सब लोग जो भी नीचे में है, रिलायंस में बहुत लोग होंगे नीचे, बाकी सब को बस उसको फॉलो करना है, राइट। तो बाकी सब लोग उसको बस फॉलो करते हुए चलेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको एक प्लान बना के देना है। तो क्या, फ्रेमवर्क फॉर, ये क्या करता है, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग दे देता है बाकी लोग के लिए। फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली एक फ्रेमवर्क दे देता है डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। अब चलो ये दे दिया, तो फिर यहां तक में तो बन गया स्ट्रैटेजी। अब वो बोलते हैं कि ये किस तरह से फायदा करेगा, क्या क्या चीज हम लोग ध्यान में रखें जो बेस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम लोग लगा सके। तो उसमें रिप्लाई आया ये कि बस आपको कुछ चीज जो ध्यान रखना है, जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ये इंश्योर करेगा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से बने, सबको लेके बनाएंगे, वरना आपका काम खत्म नहीं होगा। अगर आप सबको इनकॉर्पोरेट करके बनाएंगे, सबका अंडरस्टैंडिंग लेके बनाएंगे, सबको इकट्ठे करके बनाएंगे, ओपिनियन लेके बनाएंगे, तो आपका काम डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उनको समझ में आएगा उनका काम क्या है, राइट। नीचे वाले लोग को भी तो समझ में आना चाहिए ना उनका काम क्या है, तभी तो बोर्ड का काम कम होगा। तो इसीलिए हर एक जन
जो ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ऑब्वियसली अगर 1,00,000 लोग हैं तो वो 1,00,000 लोग का ओपिनियन नहीं लिया जा सकता, बट सब्सटैंशियल पोर्शन, ज्यादा से ज्यादा लोग का ओपिनियन लिया जाए, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन। मतलब क्या, सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको लेके चलना है, सबको समझते हुए चलना है, राइट। अब ये तो था लोग के बारे में फोकस किया, उसने एक और बात बोला कि सिर्फ लोग को नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि आप जितने भी डिपार्टमेंट्स है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। तो सब डिपार्टमेंट्स कवर हो जाए, इस टाइप का स्ट्रैटेजी बनाना है। वरना फिर से कोई, सपोज करो आपने सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट को कवर किया, बाकी डिपार्टमेंट्स को छोड़ दिया, तो कल सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ आएगा तो फिर से वो आपके पास आएंगे, तो आपका काम खत्म नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। मतलब क्या, ये जो अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन वाला पॉइंट है, ये आपको पता है क्या है, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गया एक तरह से, राइट। और ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, इट इंक्लूड्स ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारा का सारा डिपार्टमेंट्स इंक्लूड करेगा फिर बनाएगा, करेक्ट। फिर वो बोला, मुकेश अंबानी ने कहा कि इसमें अब फिर मेरा काम क्या बचेगा। उनको बहुत खुशी हुआ ये जान के कि उनका काम कम होने वाला है, तो वो बोले कि इतना सही बचेगा, एक बार आप बना दीजिए और उसके बाद टाइम टू टाइम पे प्रोग्रेस चेक करते रहिएगा कि जो हमने बनाया है वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो लोग फॉलो तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि बना कुछ दिया और हो कुछ और ही रहा हो। तो बस क्या करना है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हुए चलना है। तो क्या है ये, इट एनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, राइट। तो ये क्या हुआ, इंश्योर स्ट्रैटेजी इज बीइंग फॉलोड, करेक्ट। तो यही है एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करके उनको डे टू डे ऑपरेशन से मुक्ति देता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इंश्योर करता है। और जब वो ऐसा करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए कि सब लोग डिसीजन ले पाए, तब तो उनका काम कम हो जाएगा, राइट। और ये फ्रेमवर्क इस तरह का अगर उनको बनाना है तो इसलिए सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इन, एंड सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, सारे डिपार्टमेंट्स को लेके चलना होगा। एंड बना दिया, काम खत्म नहीं होगा, बनाने के बाद मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस इनेबल इंश्योर करना है। तो ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा एडवांटेज है, राइट। अब बन गया, रिलायंस में बन गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एकदम जोश जोश में सब एडवांटेजेस सब सुन के खुश होके इनकॉर्पोरेट हो गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। फिर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नीचे वाले डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, लेट से फाइनेंस का जो हेड है, सीएफओ बोल दो या हेड ऑफ फाइनेंस, कुछ भी बोल दो, अलग कंपनी में अलग अलग, उनको बुला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, लेट से मुकेश अंबानी ने उनको बुला के पूछा कि कैसा चल रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमने जो अप्लाई किया, जो इनकॉर्पोरेट किया ऑर्गेनाइजेशन में, ये कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, हाउ आर पीपल, जो बाकी लोग हैं, टेकिंग इट टू बी, उनको कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो फिर उनका रिप्लाई था कि सब बहुत बढ़िया है, इसके एडवांटेजेस ऑफ कोर्स है जो हमने देखा है अभी,
बहुत बढ़िया है, पर कुछ कुछ दिक्कतें हैं इसमें जो हर्डल्स फेस करे, जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ कुछ, वो क्या है? तो इससे अब आएगा डिसएडवांटेजेस, इससे अब आएगा डिसएडवांटेजेस। देखो, तो सीएफओ ने ये बोला मुकेश अंबानी को कि एडवांटेजेस तो है, कोई डाउट ही नहीं है, पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसका अगर हम लोग सोल्यूशन निकाल पाए बहुत बढ़िया होगा। तो मुकेश अंबानी ने पूछा, अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर क्या प्रॉब्लम्स है आपको? तो उसने बोला कि ऐसा है कि स्ट्रैटेजी तो जब आपने बनाया, बोर्ड ने बनाया, तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बना दिया, राइट? और वो फ्यूचर को देखते हुए बनाया, पर जरूरी नहीं है जो उन्होंने सोचा, जो बोर्ड ने बनाते हुआ सोचा, स्ट्रैटेजी तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो फ्यूचर को लेके बनाता है। ये तो नहीं है ना जो हो गया उसको बनाएगा स्ट्रैटेजी में, जो होना है नेक्स्ट कुछ ईयर्स का उसको लेके स्ट्रैटेजी बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रैटेजी में सोचा गया था वैसा हो नहीं, कुछ और हो जाए, राइट? कुछ और हो जाए। जैसे आपने प्रिपेयर किया एग्जाम को ये सोचते हुए कि ऑफलाइन मोड है, पर कुछ 2-3 महीने बाद आ गया कि वो ऑनलाइन मोड होगा, आया था ऐसा कुछ। तो ये एक अनसर्टेनिटी था। तो फ्यूचर अगर वैसा नहीं आया जैसा हमने सोचा है, वो एक प्रॉब्लम है, वो एक दिक्कत क्रिएट करता है नीचे वाले लोगों के लिए, नीचे वाले मैनेजर्स के लिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी में होगा कुछ और, वो एक चीज बोल रहा होगा पर एक्चुअल में हो रहा होगा कुछ और। तो उसने बोला पहला कि जो फ्यूचर है इट डजंट, इसको सिंपल में लिखते हैं, फ्यूचर इज नॉट एज एंटिसिपेटेड। फ्यूचर को जैसा हमने एंटिसिपेट किया वो वैसा नहीं है। मतलब क्या? वो अनसर्टेन है, ये वही तो बोला, वो अनसर्टेन है, ये हम लोग को पता ही है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना अनसर्टेन है। फिर बोला चलो ठीक है, ये एक आपको दिक्कत आई जो हम देखते हैं। दूसरा क्या? दूसरा उन्होंने बोला, जैसा हम अभी वापस से हमने डिस्कस किया, कि स्ट्रैटेजी तो लॉन्ग टर्म है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के दे दिया, पर वो लॉन्ग टर्म प्लान को ब्रेक कौन करेगा? वो मान लो कुछ अनसर्टेनिटी 10 दिन बाद आ गया, तो वो जो 10 दिन में अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो लोग को ये दिक्कत आ रही है कि स्ट्रैटेजी तो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी तो लॉन्ग टर्म के लिए, पर जो इमीडिएट कोई एक सिचुएशन आ गया, क्राइसिस सिचुएशन आ गया, उसको हम कैसे इवॉल्व करें, कैसे इनकॉर्पोरेट करें? जैसे मान लो हम लोग ने प्लान किया है सीएमए बनने के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। अब अगर यही चीज हमने कोविड के पहले प्लान किया होता, तो बीच में कोविड जैसा अनसर्टेनिटी आ गया, वैसा क्राइसिस आ गया, तो हम क्या करें? नहीं पता। तो स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म सोचता है, इमीडिएट क्राइसिस अगर कुछ आ गया तो उसको नहीं सोच सकता, राइट? तो ये है, ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे फोकस करता है। फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स rather than immediate results, करेक्ट? उसके बाद अब ये हुआ 2 पॉइंट, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद उन्होंने पूछा और क्या? तो फिर डायरेक्टर ने ये भी बोला कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो छोटी हैं, रिलायंस जैसा कंपनी है तो चलो ठीक है अफोर्ड कर सकता है, पर
छोटी कंपनीज इसको कैसे अफोर्ड करें? तो जो डिपार्टमेंट्स बहुत छोटे डिपार्टमेंट्स है, उनको उतना बजट नहीं दिया गया, वो इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, उसमें रिसोर्सेज चाहिए होता है। स्ट्रैटेजी में हमने देखा रिसोर्सेज लगते हैं, तो उनके पास उतना रिसोर्सेज है ही नहीं देने को, तो वो कैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करे? तो ये दिक्कत है। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंसिव होता है ये कभी कभी, राइट? एक्सपेंसिव कैसे? टाइम प्लस कॉस्टली। टाइम इसमें लगता है और ये कॉस्टली भी होता है, अलग अलग। मान लो आपको कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, राइट? वो भी रहा। फिर एक और इसमें क्या है कि जो स्ट्रैटेजी बनाया, अब जैसे मुकेश अंबानी एंड जो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन लोगों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बना दिया। बट अगर मान लो किसी को काम करते हुए कोई एक ऑल्टरनेटिव वे मिला, एक ऑल्टरनेटिव तरीका मिला कि शायद ये तरीका बेटर है रादर देन जो स्ट्रैटेजी में लिखा है, तो पर सिंस उनके पास स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, उनको वो प्लान के साथ फॉलो करना पड़ेगा, वो प्लान चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा है अगर, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इंपीड कर देता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी का हर्डल बनाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं बनने देता, वो इनफ्लेक्सिबल बना देता है। अगर आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, जो भी आर्मी रिलेटेड मूवीज होती थी, कई बार उनमें ऐसा दिखाता था कि उनको ऑर्डर का वेट करना होता था गवर्नमेंट से। तो ऑर्डर का वेट करना पड़ रहा है गवर्नमेंट से, पर वहां पे तो सिचुएशन अलग है, तो वो ऑर्डर का वेट करने में उनका फ्लेक्सिबिलिटी हैम्पर हो गया। भले ही उनके पास एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान ऑफ एक्शन है, पर वो अटैक नहीं कर सकते जब तक उनको ऑर्डर्स नहीं आए, अटैक करने का ऑर्डर्स नहीं आए, मतलब उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अटैक करने का। तो स्ट्रैटेजी कई बार फ्लेक्सिबिलिटी हिंडर करता है, राइट? तो ये क्या है, हिंडर्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो 4 डिसएडवांटेजेस हमने कर लिया। फ्यूचर इज नॉट एज एंटिसिपेटेड, वो अनसर्टेन होता है, राइट? उसके बाद ये लॉन्ग टर्म फोकस करता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स, तो उससे क्या होगा, वो बढ़िया चीज है, पर उससे प्रॉब्लम क्या है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ रही है, इमीडिएट क्राइसिस आ रही है, वो इग्नोर हो जाएंगी। तीसरा, ये एक्सपेंसिव है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन जिसको फॉलो ही नहीं कर सकते। चौथा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी को ये कई बार हिंडर कर देता है, फ्लेक्सिबल नहीं बनने देता लोगों को, करेक्ट? तो ये काफी सारे स्पेशली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो थी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ये रहा, देख लो एक बार, कुछ भी बच जाए तो पॉज कर लो, कॉपी कर लो। करेक्ट? तो आज हम यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो टाटा, बाय बाय।